वो बिहारियों के साथ बदतमीजी करता है महाराष्ट्र में, और आप उनके सहयोग लेकर बिहारियों से वोट चाहते हैं। तो इस तरह का जो भाव रहा ना, वो महागठबंधन जो प्रवासियों का बात उठा रहा था, वो प्रवासियों को बुला रहा था वोट देने के लिए, वो उन्हीं के खिलाफ हो गया। ये कुल मिलाकर कुछ ऐसे कारण रहे, मतलब कि एनडीए के लिए ये सबब रहा, मतलब सहायता रहा, और इनके लिए एक बड़ा सबब रहा। अब सवाल है कि सर महागठबंधन की हार के पीछे बड़े कारणों में किन्हें काउंट करते हैं? तो देखिए बहुत से कारण हो सकते हैं जो शुरुआत में भी थे, लेकिन इतना ज्यादा ओपनली बोल करके चुनावों को प्रभावित ना किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके बीच का सामंजस्य है ना, वो कभी ग्राउंड पर आता ही नहीं है। सामंजस्य हमेशा से लीक होता रहा है। यह महागठबंधन बनता है दिल्ली के अराउंड, लेकिन जब ये क्षेत्र में पहुंचता है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपना क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहती। जैसे ममता दीदी को लेकर जाओगे तो वो वेस्ट बंगाल में जाकर इनको छोड़कर आगे निकल जाएंगी। ऐसे ही बिहार में अगर पहुंचे तो बिहार के अंदर जो तेजस्वी हैं, उनकी पार्टी ने, आरजेडी ने, अपने नंबरों को बढ़ाने के लिए भाई सीट दे दो, और कई जगह फ्रेंडली फाइट करी गई। हद यह है कि जब 243 सीटों पर लड़ना है, तब 243 से ज्यादा टिकट कैसे बांट रहे हो? इसका मतलब कई जगह ऐसे उम्मीदवार इनको मिल गए कि चलो कोई बात नहीं, महागठबंधन का उम्मीदवार है, अगर मान लीजिए कांग्रेस का है तो कोई बात नहीं भाई, आरजेडी का भी उतार दो, फ्रेंडली फाइट कर लेते हैं। चुनाव में फ्रेंडली फाइट होती है, कोई फ्रेंडली मैच चल रहा है। तो महागठबंधन जो है ना, वो कई जगह फेल हुआ। जैसे बिहार में जहां लोकल मुद्दों को उठाना था, वहां ये वोट चोरी का मुद्दा जो हरियाणा से था, कर्नाटक से था, वहां से उठा लाए। एसआईआर जैसा मामला जो कि बहुत कम समय के लिए एक्टिवेट होना था, उसको बड़ा मुद्दा बनाया। मुद्दों के सिलेक्शन में बड़ी दिक्कत रही। ऐसे मुद्दे उठाए गए जो नेशनल मुद्दे थे। यानी एक प्रकार से प्रतीत यह हो रहा था कि कांग्रेस केवल इसे माहौल पूरे देश में बनाने के लिए यूज कर रही है। उसका कनेक्ट जो है ना, वो बिहार से नहीं है। उसे पूरे देश में दिखना है कि हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए उसने उसको भूमि बनाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का जो बूथ मैनेजमेंट था, वो नेक्स्ट लेवल था। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जितना भी प्रवासियों को लाने के प्रयास किए जा रहे थे, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने एक तो सामंजस्य बढ़िया बना के रखा। 243 सीटें थी तो सब एक दूसरे से मिलकर चल रहे थे, और जब पता था कि इनका घर का परिवार जन मान लीजिए यूपी में रहता है, कहीं और रहता है, उन तक पहुंच पहुंच करके उनको बूथ मैनेज किया जा रहा था कि आइए वोट देने आइए, तो उनको बुलाया गया। मतलब ये नंबर है यार, 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार। महागठबंधन का फेलियर यही दिख जाता है कि क्या कम्युनिकेशन रहा होगा। फ्रेंडली फाइट हो रही है। आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कई जगह दोनों ने उम्मीदवार उतार रखे। ये बहुत बड़ा फेलियर था। पहले ही दिख गया था कि आंतरिक कलह बहुत ज्यादा हावी हो रही हैं, और ये आंतरिक कलहों का नतीजा निकल कर आया है। एक और जो बड़ी बात इन दिनों बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की जाने वाली है, उस पर नजर डालिएगा। पिछले कुछ समय में एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे बाहर आ रहा है। जैसे बीजेपी ने हरियाणा में जाट बाहुल्य है, लेकिन जाटों के खिलाफ बाकी जातियों को एकजुट करने का काम किया है। जो भी जाति अपने आप को मार्शल तरीके से या दूसरी जातियों पर हावी होने के तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रही है, उसको बीजेपी लामबंद कर ले रही है। ये सभी लोग अब पावरफुल हो चुके हैं। हरियाणा के जाट पैसे वाले भी हैं, पावरफुल भी हैं, अपनी बातें लाउडली कह पाते हैं लोग। लेकिन जो इनसे डरे हुए हैं, फिर वो जो डरे हुए हैं किसी भी राम पर, चाहे लाठी के दम पर डरे हुए हो, या फिर इनकी बदमाशियों के दम पर कि कल को ये आ गए तो यादव राज पुराना वाला चला आएगा, गुंडा राज आ जाएगा, वो जो भय बैठा दिया गया लोगों के दिमाग में, उसके प्रति सब लोग लामबंद हो जाते हैं। यानी कि जातियों